हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके थे। साथ साथ में उसमें जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, और उसके बाद जो वैज्ञानिक थे बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो अपने बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, जो अपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, जो स्वतंत्रता की कोटि होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, जो उनको जो ऊर्जा दी जाती है, जिस ऊर्जा के कारण क्या है हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, तो उसी ऊर्जा के आधार पर इसको क्या किया गया है, अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जो ऊर्जा दी जाती है, जो अपनी विकिरण उस पर गिरती है और उस विकिरण के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उस विकिरण की जो ऊर्जा होती है उसके आधार पर क्या किया गया है, जो अपने बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होते हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। और अगर इसका बैंड स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम बोलो तो वो कौन सा होता है अपने पास, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी इसको कहा जाता है। देखो, आपको मैंने बताया था जो बैंड स्पेक्ट्रम है उनको जो ऊर्जा दी जाती है, जिस ऊर्जा के कारण हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, उसी की ऊर्जा के आधार पर इसको क्या है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो कौन सा अपना, वो है अपना घूर्णन स्पेक्ट्रम। घूर्णन स्पेक्ट्रम। दूसरा जो है अपना, दूसरा है हमारे पास कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। और जो तीसरा होता है अपना, वो होता है इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम। एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये होते क्या थे। अब आपको मैंने कल एक डायग्राम बताया था, उस डायग्राम में क्या था, मैंने एनर्जी लेवल बताए थे आपको। देखो एनर्जी लेवल क्या क्या होते हैं हमारे पास, ये देखो इस तरीके से। जैसे हमारे पास क्या है, ये सबसे हमारे पास क्या है, एक एनर्जी लेवल है n बराबर 0। जो इलेक्ट्रॉनीय एनर्जी लेवल होते हैं n बराबर 0 है। जैसे इसका जो दूसरा है इलेक्ट्रॉनीय एनर्जी लेवल n बराबर 1 है, इससे ऊपर n बराबर 2 है। इस तरीके से क्या है, एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनीय एनर्जी लेवल है। ठीक, इतनी बात हो चुकी थी। और जो अपने इलेक्ट्रॉनीय एनर्जी लेवल होते हैं, इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, अपने इनके मध्य में पाए जाते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। कौन से, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। ये जो दो अपने पास क्या है इलेक्ट्रॉनीय एनर्जी लेवल है, इनके मध्य क्या पाए जाएंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पाए जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं तो इसके मध्य क्या है, ये हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गए। क्या हो गए, अपने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गए। इसका मतलब क्या है, जो आपको ये नजर आ रहे हैं ना, ये तो ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ठीक है, और जो हमारे पास इनके मध्य जो दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। जैसे इसके बारे में बात करूं तो इसमें क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। ये जो है अपने, ये क्या है, ये है अपने रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब देखिए, ये बात अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपको जो स्पेक्ट्रम, जो बैंड स्पेक्ट्रम है, उनका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, जब किसी पार्टिकल को हम इतनी ऊर्जा दें कि वो क्या कर सके, एक रोटेशनल जो ऊर्जा स्तर है उससे दूसरे रोटेशनल ऊर्जा स्तर में चला जाए, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे को क्या करे, रोटेशनल जो ट्रांजिशन होते हैं, जो हमारे पास क्या है घूर्णन संक्रमण होते हैं, उसको दर्शाता है। तो ऐसी इतनी ऊर्जा कि हम लोग उस पार्टिकल को दें, वो क्या कर सकता है, जो अपना घूर्णन ऊर्जा स्तर है उनको पार कर सके, एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में जा सके, और उनके द्वारा जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और आपको बताऊं, जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है, देखो ये जो दो ऊर्जा लेवल है, इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो भी कम है। इसका मतलब क्या है, इन्हें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो रोटेशनल जो हमारे पास जो ट्रांजिशन होते हैं, उनमें क्या है, ऊर्जा की मात्रा सबसे कम यूज में होती है। जैसे हम लोग बात करें तो इसके लिए 0.005 एनर्जी पर ही क्या कर देते हैं, ये लोग अपना ट्रांजिशन शो कर देते हैं। एक रोटेशनल ऊर्जा लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में ये चले जाते हैं। और इतनी ऊर्जा जिन विकिरणों की होती है वो कौन सी होती है अपने, वो होती है सूक्ष्म तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं, सूक्ष्म तरंगें होती हैं।
कौन सी होती हैं? सूक्ष्म तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं। और इन्हीं की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, जो स्पेक्ट्रल, जो इन्हीं की वजह से इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। क्योंकि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है? सूक्ष्म तरंगों की वजह से प्राप्त हो रहा है। कौन से क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है? जैसे मैंने आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बताया था, जिसमें मैंने क्या बताया था, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनका एक क्रम बताया था मैंने उसमें, ठीक है। तो उसके आधार पर देखें तो ये किस क्षेत्र में आते हैं, इतनी ऊर्जा किन विकिरणों की होती है, वो अपनी सूक्ष्म तरंगें होती हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, जो बैंड का जो हम लोग स्पेक्ट्रम का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो जो विकिरण है उसकी ऊर्जा के आधार पर ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, जो सूक्ष्म तरंगों की जो एनर्जी है उसी के आधार पर तो क्या हो रहा है, इसमें जो हमारे पास रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जो हमारे पास घूर्णन स्पेक्ट्रम है उनका हम लोग जो अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जिस ब्रांच में करते हैं वो कौन सी होती है हमारे पास? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो इसका मतलब क्या, जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होते हैं उनका जो हम लोग स्टडी करते हैं तो वो किस में करते हैं, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की कौन सी ब्रांच में करते हैं, वो है अपनी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब क्या है, जो सूक्ष्म तरंगे हैं अगर वो किसी पार्टिकल पर पड़ती हैं तो वो क्या करता है, उसमें घूर्णन होने लग जाता है, और घूर्णन की वजह से हमारे को क्या प्राप्त होता है, घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये बात होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास उस पे एनर्जी डाल दी, जैसे हमने उस पे विकिरण, सूक्ष्म विकिरण डाल दी, तो उसके लिए क्या है कि एक ट्रांजिशन होने के लिए, मैंने क्या बताया था आपको कल, ट्रांजिशन होने के लिए एक क्या है, एक क्वांटा के रूप में एक कंप्लीट फोटोन का क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। या तो फिर वो क्या कर सकता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो क्या करेगा, एक इकाई, जैसे हम लोग माने थे पूर्णांक के रूप में क्या करता है, वो एनर्जी को क्या करता है, ग्रहण करता है या फिर उत्सर्जित करता है। जब ग्रहण करेगा तो एक एनर्जी लेवल से ऊपर की ओर जाएगा, उत्सर्जित करेगा तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब क्या, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेते हैं। और जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होते हैं वो किस में आते हैं, अपने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। अब देखो, जो इसका सिलेक्शन रूल होता है कि भाई ट्रांजिशन कब होगा, कौन सी एनर्जी पर होगा, तो मैं आपको बता देता हूं जो इसका सिलेक्शन रूल होता है। कौन सा? सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का मतलब समझ रहे हो कि ट्रांजिशन कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन जब ही होगा जब इसमें क्या होगा, या तो फिर वो क्या करे, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाए। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी लेवल जो है उनका अंतराल क्या हो, या तो फिर एक हो, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाए। ये नहीं कि एक लेवल से जाए और बीच में रह के वापस आ जाए, नहीं। इसका मतलब क्या है, जो उनका जो मान होगा, हमारा जो स्पेक्ट्रम जो हमें प्राप्त होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास जो रोटेशन, जो ट्रांजिशन होगा, उसके लिए क्या जरूरी शर्त है कि वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ही जाए, क्या करे, या फिर उत्सर्जित करता है तो वो क्या करे, दूसरे लेवल से पहले लेवल में आई। इसका मतलब क्या कि वो बीच में ना रुके। समझ रहे आप लोग, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाए। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन जब ही होगा जब क्या हो, जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या करे, जैसे एक नंबर पे था हमारे पास, एक नंबर पे कोई पार्टिकल था तो ठीक है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो कब हो सकता है, या तो फिर वो क्या करे, अपने ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल है इसका, जो जैसे मान लेते हैं ये 2 नंबर है, या तो फिर ये इसमें जाए, एक का गैप हो जाएगा, जैसे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 का गैप आता है, या फिर क्या करें, वो 0 वाले में आए, जैसे इसके नीचे 0 तो 0 आई, ठीक है, तो इसको भी हम लोग माइनस करेंगे, 0 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिशन जब ही होगा जब इनके दो ऊर्जा अंतराल है उनके मध्य में क्या हो, 1 का अंतर हो, 1 से 2 में जाए या फिर 1 से 0 में आए। ये नहीं कि 1 से 1.5 में चला जाए, 1.25 में चला जाए, वो मतलब नहीं होता है। ये बात होती है घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसका नाम देखो, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम क्यों पड़ा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो हमारे पास क्या था, जो घूर्णन स्पेक्ट्रम था उसमें क्या है, अगर हल्की सी भी उसको एनर्जी देते हैं तो उसमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता था। लेकिन हमें क्या है, हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर जो वाइब्रेशनल ऊर्जा लेवल है उनकी जो ऊर्जा है, एक ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए किसकी तुलना में, जो रोटेशनल थे, रोटेशनल के बीच में ऊर्जा अंतराल कम था, और जो वाइब्रेशन है उसमें ऊर्जा अंतराल ज्यादा है। इसका मतलब क्या, हमें ऊर्जा की भी ज्यादा आवश्यकता होगी। लगभग कितनी, लगभग 0.1 ईवी ऊर्जा पर क्या हो सकता है हमारे पास, जो अपना क्या है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो हो सकता है, ठीक है। और उस ट्रांजिशनल जो हमारे पास वाइब्रेशन ट्रांजिशन शो होता है उसी के आधार पर हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, कंपन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन देखो होता क्या है
कि जब हमारे पास क्या होगा, इसमें देखो इसको एनर्जी देंगे, ये यहां से यहां तक जाएगा, तो उसके साथ में क्या हो जाता है, ये जो रोटेशन हमारे पास, जो रोटेशनल जो एनर्जी लेवल है उनमें भी क्या होने लग जाता है, ट्रांजिशन होने लग जाता है, इनके मध्य भी ट्रांजिशन होने लग जाता है। इसकी वजह से क्या है, जो हमारे पास जो कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो हमें शुद्ध, एकदम से शुद्ध प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में जो अपने पास क्या है, ये वाले जो ऊर्जा स्थिर है इनमें जो पार्टिकल पाए जाएंगे, जो हमारे पास क्या है, जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है वो भी इसके साथ में प्राप्त होने लग जाता है। इसमें देखो, इसको अगर इतनी एनर्जी देंगे तो इसमें, ये तो एनर्जी इनके लिए तो कम है ना, तो ये भी क्या करने लग जाएंगे इसके साथ में, ये भी स्पेक्ट्रम देना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि दोनों का मिक्सअप हमें इसमें प्राप्त होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और अगर एनर्जी की बात करें तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो अपने पास क्या है, कंपन जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो अपने रोटेशन स्पेक्ट्रम से ज्यादा चाहिए। और वो जो उसका क्षेत्र होता है, ऐसी कौन सी विकिरण होती है जो हमारे को ये हमारा स्पेक्ट्रम देती है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है अवरक्त तरंगे, जो अपनी कौन सी होती हैं, अवरक्त तरंगे होती हैं। और इन अवरक्त तरंगों की वजह से इसको क्या कहा जाता है, जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो ब्रांच बन जाती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपन और जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है उनका अध्ययन करते हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र होता है, वो होता अपना अवरक्त तरंगों वाला क्षेत्र। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंफ्रारेड क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन रूल के लिए कि भाई जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होता है इसमें। तो ट्रांजिशन रूल, जो सिलेक्शन रूल होगा इसका वही सेम होता है। इसमें भी क्या होना चाहिए, जो हमारे पास जो भी पार्टिकल होगा या तो फिर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है उनके लिए भी। और जो अपने पास जो रोटेशनल हमारे पास जो घूर्णन स्पेक्ट्रम थे उसको जे से दर्शाते थे, जे +-1 होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन रूल के लिए। और इसमें क्या हो जाएगा, जो अपना क्या है कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं हम लोग वी से दर्शाते हैं, इसके लिए +-1 होना चाहिए। और साथ में क्या है, ये साथ में इसके रोटेशन भी तो हो रहे हैं, उसके लिए क्या होना है, जे बराबर +-1 होना चाहिए। तो ये इनके लिए क्या है, सिलेक्शन रूल है। तो आपको परीक्षा में पूछ भी सकता है कि सिलेक्शन रूल को बताइए, जो अपने कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम है उनके लिए सिलेक्शन रूल बताइए। तो वो क्या हो जाएगा इनके लिए, या तो फिर क्या करे वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाए या फिर अपने से कम में जाए। इसका मतलब क्या कि जो दो एनर्जी लेवल है जिनमें ट्रांजिशन हो रहा है ना, उनका अंतराल जो है वो केवल 1 के बराबर आना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास जैसे ये 3 होगी, ये 4 है, 1 2 3 4, तो ट्रांजिशन जब ही होगा जब क्या हो, उनके बीच में जो अंतराल है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये नहीं कि यहां से 1 नंबर से सीधा 4 नंबर में चला जाएगा, ऐसा यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होता है। तो ये क्या करता है, सिलेक्शन रूल बताता है कि भाई कौन सा ट्रांजिशन हमारे लिए अलाउड होगा, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिड होगा। जो इस सिलेक्शन रूल का हमारे पास क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो तो क्या है हमारा ट्रांजिशन हो सकता है, और जो इसको फॉलो नहीं करता वो क्या है, ट्रांजिशन नहीं हो सकता। ये बात होती है किसके बारे में, अपने कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, जो अपना थर्ड है, जो लास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक ऊर्जा लेवल से दूसरा ऊर्जा लेवल में जाते हैं, और उसके लिए क्या है, इन दोनों जो हमारे पास ये दो जो स्पेक्ट्रम थे उनसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए कितनी, इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए लगभग 5 से 10 ईवी ऊर्जा की हमारे को आवश्यकता होती है। अगर इतनी ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल पर डालते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम वो हमारे को दिखेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हम प्राप्त कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के साथ साथ देखो इनकी ऊर्जा तो कम है, तो ये तो अपने आप ही होनी है, तो उसमें रोटेशनल भी पाया जाएगा और उसमें वाइब्रेशनल हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम भी हमारे को साथ में इसका प्राप्त होगा। केवल और केवल जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, शुद्ध स्पेक्ट्रम का मतलब है केवल और केवल उसमें क्या हो, घूर्णन जो है वो ही ट्रांजिशन हो, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, तो ये वाइब्रेशनल और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम तो होंगे नहीं। इसकी वजह से क्या है, ये एकदम से शुद्ध प्राप्त होता है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या है, विशुद्ध प्राप्त होते हैं। इनमें क्या है, ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है इसमें, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में मिक्सअप कर लेंगे, इसकी वजह से ये शुद्ध हमें को प्राप्त नहीं होते। तो ये तो है एनर्जी के बारे में। दूसरी बात करें कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, इतनी ऊर्जा किन विकिरणों की होती है उसके बारे में बात करते हैं। जो इतनी ऊर्जा है
वो होते हैं हमारे जो पराबैंगनी और जो दृश्य क्षेत्र होता है अपना उसमें पाए जाते हैं। क्या? जो पराबैंगनी होता है और जो दृश्य क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है अल्ट्रावायलेट। किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसके लिए एनर्जी जो जिन विकिरणों की होती है वो कौन से क्षेत्र की होती है? वो होती है हमारे पास कौन सी? एक तो होती है पराबैंगनी क्षेत्र की, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं साथ में दृश्य प्रकाश की भी हो सकती है, दृश्य प्रकाश की भी, या फिर दृश्य क्षेत्र की भी हो सकती है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट, या फिर विजिबल भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? या फिर शॉर्ट में अगर बोले तो यूवी, क्या बोल दिया जाता है? यूवी भी बोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होते हैं उनको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जिस ब्रांच में उनका अध्ययन किया जाता है उसको क्या 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 कहा जाता है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो अपनी जो विकिरण है उनके आधार पर मैं आपको उनका नाम बता रहा हूं। तो क्या है? जो बैंड है उनका हम लोग क्लासिफिकेशन भी जो ऊर्जा होती है उसी के आधार पर कर रहे हैं। तो ये बात होती है किसके बारे में? अपने स्पेक्ट्रम्स के बारे में, जो क्या थे? एक तो था अपना घूर्णन स्पेक्ट्रम, दूसरा था घूर्णन जो अपना कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसमें दोनों हो रहे थे, कंपन के साथ में क्या हो रहा था? घूर्णन भी हो रहा था। इसके बाद था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनिक जब भी ट्रांजिशन होता था उसके साथ में कंपन भी हो रहा था, उसके साथ में घूर्णन भी हो रहा था। तो ये सभी का क्या होता है? मिक्सअप होता है। और इसके सिलेक्शन रूल के बारे में बात करें, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होते हैं इसके सिलेक्शन रूल के बारे में बात करें तो देखिए सिलेक्शन रूल क्या है इसके लिए। इसका सिलेक्शन रूल ये बोल सकता है कि जो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे जो इनको n के द्वारा दर्शाते हैं हम लोग, वो क्या होना चाहिए? +-1, या तो फिर एक लेवल से दूसरे लेवल में जाए। ये नहीं कि जैसे हमारे पास ये है, ये 0 लेवल है, 0 लेवल से एक लेवल में जाएगा तो ट्रांजिशन हमारे पास अलाउ है, एक से डायरेक्ट दो में नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। साथ में वाइब्रेशन भी होंगे, तो वाइब्रेशन के लिए आपको पता है +-1 होना चाहिए। ठीक है, एक इसके साथ में क्या होंगे? रोटेशनल भी होंगे, जिसको जे से दर्शाते हैं, वो भी क्या होना चाहिए? +-1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होगा वो तभी होगा जब ये क्या करता रहो? इस रूल को फॉलो करता हो। इस रूल को फॉलो करता हो तभी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात होती है कुछ जो अपने बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, जो स्वतंत्रता की कोटि होती है उसके बारे में, कि भाई क्या इसके उपयोग होते हैं और किस तरीके से हम उस किसी मॉलिक्यूल की जो स्वतंत्रता की कोटि है उसकी गणना करते हैं। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग पहले तो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हिंदी में बात करूं तो वो क्या होता है? स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? हमें क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की स्पेस में स्थिति बताने के लिए जिन कारकों का उपयोग करते हैं, जिन राशियों का उपयोग करते हैं, जिन निर्देशांकों का उपयोग करते हैं, उन निर्देशांकों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता की कोटि कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करें स्पेस में, जैसे मेरे पास मार्कर है, इसकी स्थिति बताने के लिए मैं जिन कारकों का उपयोग करूंगा, जिन निर्देशांकों का उपयोग करूंगा, उन निर्देशांकों की जो संख्या होगी वही क्या होगी? इस मार्कर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, स्वतंत्रता की कोटि होगी। तो सबसे पहले तो आप इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए किसी भी अणु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, स्थिति निर्धारित करने के लिए जिन राशियों का या बोले तो आप यहां से निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है उनकी संख्या क्या कहलाती है? स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है।
स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि जो स्वतंत्रता की कोटि है उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी मॉलिक्यूल की अंतरिक्ष में स्थिति बताने के लिए, उसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और वही क्या है? वही है अपनी स्वतंत्रता की कोटि। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, वो अगर एक सीधी रेखा के रूप में, सीधी रेखा के सारी गति करता है, तो उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्थिति बताने के लिए क्या है? केवल वो एक रेखा ही है, तो वो क्या उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर पे जैसे मेरे पास मार्कर रखा है, ठीक है, इस रजिस्टर पे मार्कर रखा है और मुझे क्या करना है? इस तल में रखा है, ठीक है, और मुझे क्या करना है? इसकी स्थिति बतानी है। तो इसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी? एक तो मुझे x अक्ष की आवश्यकता होगी और एक y अक्ष की आवश्यकता होगी। तो मैं बता सकता हूं ना कि वो उसकी स्थिति क्या है। तो इसके लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होगी उसके लिए क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए 2 राशियां काम आ रही है, एक तो x अक्ष काम में आ रहा है, एक y अक्ष काम में आ रहा है। तो इसके लिए क्या होगी? स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी। इसी प्रकार जैसे मैं बात करता हूं, इसको अगर मैं क्या करूं? अपने अंतरिक्ष में छोड़ देता हूं इसको, ठीक है, स्पेस में छोड़ता हूं अगर इसको, तो इसको समझाने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होगी? नहीं, x अक्ष की भी आवश्यकता होगी, y अक्ष की भी आवश्यकता और z अक्ष की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या होगा? मतलब कि जो अंतरिक्ष में जो हमारे पास अणु है, जो भी मॉलिक्यूल है, उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि का मान कितना होता है? 3 होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी गैस के बारे में, मानते हैं कि कोई गैस है, उसका एक अणु है, उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 3 होती है, क्योंकि उसको समझाने के लिए 3 हमारे पास राशियों की आवश्यकता होती है ना। तो उसके एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। माना गैस के एक अणु के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होगी, स्वतंत्रता की कोटि वो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो गैस तो उसमें अनेक प्रकार के उसमें क्या पाए जाएंगे? मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मान लीजिए कि उसमें n मॉलिक्यूल है, इसमें कितने हैं? n मॉलिक्यूल हैं। तो इन सभी की जो स्थिति होगी, इन सभी की स्थिति के लिए क्या हो जाएगी? जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी? 3n हो जाएगी ना, n मॉलिक्यूल्स के लिए। इसके लिए n मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3n हो जाएगी, ठीक है। और जो ये स्वतंत्रता की कोटि है वो उसकी जो कौन कौन सी जो गतियां हैं, उसकी जो घूर्णन गति है, उसकी जो कंपन गति है और उसकी जो स्थानांतरण गति है, स्थानांतरण जो गति है उसको क्या करती है? दर्शाती है। जो स्वतंत्रता की कोटि में जो हम लोगों ने बताया है, ये जो 3n बताया है, वो उस मॉलिक्यूल की क्या है? घूर्णन गति को भी बताती है, कंपन गति को बताती है और स्थानांतरण गति को भी क्या करती है? वो प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्पेस में कोई मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा? कंपन गति भी करेगा, घूर्णन गति भी करेगा, स्थानांतरित गति करेगा, और उन सभी को कौन बताता है? हमारे पास जो स्वतंत्रता की कोटि है वो इसको क्या करती है? समझाती है, उनके बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं कि जो देखो मॉलिक्यूल होता है उसमें पाए जाने वाले सभी जो एटम्स होते हैं वो तो स्थानांतरण गति कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ एटम्स होते हैं वो एकदम से अपने स्थान पर जहां है वहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो स्थानांतरण की गति है वो पूरे किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम के लिए स्थानांतरण की गति माने ना, तो वो क्या हो जाएगी? जैसे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है? कोई मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत है क्या है? इसमें बहुत से मेरे पास क्या है? एटम्स है। तो ये क्या करेगा? प्रत्येक एटम तो यहाँ पे घूर्णन स्थानांतरण कर नहीं सकता अपनी स्थिति में, तो इसलिए क्या मान लिया जाता है? सभी के लिए क्या मान लिया जाता है? जो अपना मॉलिक्यूल है उसकी जो स्थानांतरण गति है सभी के लिए वही मान ली जाती है। उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसी को क्या मान लिया जाता है? सभी के लिए जो स्थानांतरण गति मान ली जाती है। इसका मतलब क्या है? सभी मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगी? वो समान हो जाती है। क्या हो जाती है? समान हो जाती है। और उसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों दिशाओं में ही तो होगा, तो तीनों दिशा में तो होगा, उसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? उसका क्लासिफिकेशन करते हैं अच्छे तरीके से। तीनों को अलग अलग तरीके से हम इनको क्या करते हैं? बांटते हैं, और फिर उसके आधार पर देखते हैं वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि है उसकी गणना किस तरीके से की जाती है।
तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनका क्लासिफिकेशन है उसका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें हम लोग एक एक को समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखो सबसे पहले जो अपनी ट्रांसलेशनल थी, जो स्थानांतरण की जो गतियों के कारण जो उसकी स्वतंत्रता की कोटि थी, वो कितनी होती है, सभी के लिए 3 होती है। क्योंकि जो स्थानांतरण होता है वो इसमें क्या माना जाता है, उसको जो मॉलिक्यूल का कंप्लीट को मान लिया जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल का मान लिया जाता है तो उसमें पाए जाने वाले सभी जो एटम्स हैं उनके लिए सभी के लिए समान होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने माना था जो अपना स्थानांतरण है उसके लिए जो उसकी स्थिति को बताने के लिए हमारे पास क्या था, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3 थी। इसका मतलब क्या है, उसमें जितने भी एटम होंगे उनके लिए जो ट्रांसलेशनल वो होगी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसका मान कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद है रोटेशनल, जो घूर्णन बोल रहे थे इसको। तो रोटेशनल को 2 प्रकार से बांटा गया है, किसके आधार पर, जो अपना मॉलिक्यूल है उसकी संरचना के आधार पर। तो वो क्या है, जैसे लीनियर है कोई मॉलिक्यूल और कोई मॉलिक्यूल क्या है, नॉन लीनियर है। जैसे कोई मॉलिक्यूल तो एकदम से इस तरीके से है और कोई मॉलिक्यूल है यहां से भी है इस तरीके से, ये जो नॉन लीनियर होते हैं उनके लिए। अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसके लिए तो जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसका मान कितना होता है, 2 होता है। और जो नॉन लीनियर होते हैं उसके लिए रोटेशनल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए आगे जो अपना वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनके मान के बारे में। देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3n होता है। कितना था, 3n था हमारे पास, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी भी मॉलिक्यूल में वो क्या है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अगर इन तीनों का मैं योग कर देता हूं तो वो किसके बराबर आ जाता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर आ जाता है ना। तो मैं क्या करूं, इसको निकालने के लिए ऐसा करता हूं कि जो टोटल थी हमारे पास उसमें से इसको और इसको क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी हमारे पास। टोटल में से क्या करता हूं, टोटल में से इन दोनों को घटा देता हूं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो देखो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था उसको भी जो मॉलिक्यूल था उसकी संरचना के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। किसमें, एक तो लीनियर जो मॉलिक्यूल एकदम से एक सीधी रेखा में हो उसके लिए, और जो नॉन लीनियर जो कि क्या हो, त्रिभुज में अच्छे तरीके से क्या हो, फैले हुए हो, ठीक है। अब लीनियर के लिए बात करते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3n है। 3n में से क्या हुआ, 3n टोटल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसमें से क्या किया इन्होंने, 3 तो ट्रांसलेशनल वाली कम हो गई, ठीक है। और जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 2 रोटेशनल वाली कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो, इसमें से कितनी बची, 3n में से कितनी गई, 5 गई। तो कितना, 3n - 5। ये किसके लिए बच गई अपने पास, वाइब्रेशनल में जो लीनियर मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होता है, 3n - 5 होता है। ये बात होगी। अब आगे देखो जो नॉन लीनियर है उसके लिए कितना हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा टोटल क्या है, 3n। उसमें से भाई ये भी घटाओ, ट्रांसलेशनल भी घटाओ, उसमें से नॉन लीनियर वाला जो रोटेशनल है वो भी घटाओ, इसमें से 3 और घटा दिए तो कितना आता है इसके पास, 3n में से -6 कर देते हैं, 3n - 6। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है इसके लिए, 3n - 6 आता है, ठीक है। इतनी बात तो होती है आपके सिलेबस के लिए, कि आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो इतना ही बताया गया है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसका डिवाइडेशन होता है। लेकिन मैं आपको और थोड़े नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो हमारे पास वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको भी 2 भागों में, आगे 2 भागों में तो यहां पे बांट दिया, लीनियर नॉन लीनियर। उसके आगे भी इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होता है स्ट्रेचिंग, एक होता है बेंड। तो आपको मैं आगे जो वीडियो आएगा अपना जो आगे लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कोई स्ट्रेचिंग क्या होती है और जो बेंड क्या होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग बात करेंगे। तो देखो स्ट्रेचिंग होती है वो निकालने के लिए कितनी होती है, उसका n-1 होता है, ठीक है। और जो अपनी बेंड होते हैं वो कितनी होती है, 3n - 5 में से इसमें से n-1 माइनस कर दीजिए तो 3n में से 1n गया, 2n, 5 में से 1 गया 4। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेचिंग n-1, बेंड वाली है 2n - 4। इसी प्रकार से नॉन लीनियर के लिए स्ट्रेचिंग है उसका मान n-1 है, और जो क्या है बेंड है उसका मान कितना हो जाएगा, 3n में से 1n गया 2n, 6 में से 1 गया 5n, ठीक है। तो ये बात होती है किसके बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, कि किसी भी मॉलिक्यूल की जब हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो इनका हमें क्या है, यूज में लेना पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग कि किसी भी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम की गणना किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, H2 है, ठीक है। H2 है तो H2 क्या होगा, H और H, ठीक है। ये क्या है
H और H है हमारे पास। जो N है आपको यहाँ पे जो N नजर आ रहा था आपको समझ में आ गया N क्या है? N यहां पर है, यहां लिख लीजिए, इसके नीचे नोट में लिख लीजिए N बराबर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो देखिए जो अपना H2 था इसमें बात करेंगे कितने एटम है? 2 है, तो N बराबर इसका मान कितना है? 2 है। ठीक है, अभी हमें करना क्या है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी इसकी? 3n माइनस 3n में वैल्यू रखिए, n का मान कितना है? 2 है, तो टोटल 6। इसका मतलब ये है जो H2 है इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना है? 6 है। अब आपसे पूछे कि इसमें ट्रांसलेशनल कितनी है, रोटेशनल कितनी है और वाइब्रेशनल कितनी है, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले निकालेंगे ट्रांसलेशनल। उसके लिए तो क्या है, सभी के लिए 3 होती है। जो अपने स्थानांतरण की जो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो सबके लिए समान होती है। वो कितनी होती है? 3 होती है। तो बात करें ट्रांसलेशनल की तो वो तो कितनी होती है? 3 होती है। अब बात करते हैं रोटेशनल की। अब रोटेशनल में भी ये देखिए कि मॉलिक्यूल जो अपना है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ये क्या है? लीनियर है ना, तो इसके लिए मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रोटेशनल की जो होगी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग जो वाइब्रेशनल है वो कितनी होंगी इसमें। वाइब्रेशनल के बारे में देखते हैं। तो वाइब्रेशनल देखिए, वाइब्रेशनल क्या है? मॉलिक्यूल का अपना लीनियर है, तो लीनियर के लिए क्या करेंगे? 3n माइनस 5। क्या है? 3n माइनस 5। n का मान रखिए 3 गुना 2 माइनस 5। 6 माइनस 5 बराबर क्या हुआ? 1। इसका मतलब क्या है? जो H2 मॉलिक्यूल है इसमें जो वाइब्रेशनल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान कितना है? 1 है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़िए इसकी, 3 तो ट्रांसलेशनल, 2 इसकी रोटेशनल और 1 इसकी क्या? वाइब्रेशनल। तो टोटल जोड़िए 2 3 और 2 5 और 1 6। तो हमने क्या बताया था? इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6 है। और वो सभी क्या है? इनका योग है। इन तीनों का क्या है? योग है। वो क्या है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये बात होती है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं जैसे अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए आप जो क्या हो? नॉन लीनियर हो। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? C6H6 बेंजीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई बेंजीन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इसमें आपको क्या करना है? C6H6। ठीक है, बेंजीन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि इसमें एटम कितने हैं, इस मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं। तो टोटल एटम कितने इसमें? 6 कार्बन है, 6 इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। तो n बराबर कितना इसमें? 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो काउंट कर लिया हमने, 12 इसमें एटम है। तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? वो होता है हमारे पास 3 गुना n। इतना होता है ना। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 12 है। तो इसको 12 3 36। तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होना चाहिए? 36 होने चाहिए। अब हमें करना यह है कि ट्रांसलेशनल कितनी है, रोटेशनल कितनी है, वाइब्रेशनल कितनी है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए पहले तो बात करते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है इसकी। इस तरीके से होता ना अपना बेंजीन। इसका मतलब क्या है? एक रेखा में तो है नहीं है, तो ये क्या है? अरेखित हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर है हमारे पास मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं कि इसमें ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है। ट्रांसलेशन तो मैंने आपको बताया जो ट्रांसलेशनल है वो सभी के लिए क्या होता है? उसका मान 3 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रोटेशनल के बारे में। इसके बारे में रोटेशनल भाई कितना होता है? तो देखिए रोटेशनल कितना होगा हमारे पास? क्या है? नॉन लीनियर है, इसका मतलब रोटेशनल भी कितना हो हमारे पास? 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेशनल के बारे में कि वाइब्रेशनल कितनी होंगी इसमें। वाइब्रेशनल कितनी होंगी? मॉलिक्यूल का है अपने पास नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3n माइनस 6। इसको कर दीजिए 3n का मान कितना है? 12 है हमारे पास, माइनस 6 कर दीजिए। इसको कर दिया हम लोगों ने। तो इसको गुणा कीजिए, 12 3 36 माइनस 6 बराबर कितना हो गया?
30। इसका मतलब क्या है, इसमें जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, इसमें 30 है। अब इनको जोड़िए कि भाई कंप्लीट हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो ट्रांसलेशनल को जोड़ा 3 हो गया, रोटेशनल को जोड़ा 3 हो गया, और जो वाइब्रेशनल था उसमें कितनी है, 30 है। तो टोटल कितना हुआ ये हुआ टोटल 36। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसका सबसे पहले तो ये देखना है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम है, फिर ये देखना है कि मॉलिक्यूल है जो अपना वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूं आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए टोटल होती है 3n। n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये हो गए 3n। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 प्रकार की गतियों से मिलकर बनी होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, सब समझ में आ गया सबको। जो ट्रांसलेशनल है उसका मान सभी के लिए 3 होता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, लीनियर हो नॉन लीनियर हो, उसका मान कितना होता है, 3 होता है। आगे देखिए जो रोटेशनल है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है कि मॉलिक्यूल अपना लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसका मान 2 है, नॉन लीनियर है तो उसका मान 3 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेशनल का। तो वाइब्रेशनल भी मॉलिक्यूल लीनियर नॉन लीनियर, अगर लीनियर है तो उसके लिए मान कितना होगा, 3n-5, अगर नॉन लीनियर है तो 3n-6। और जो देखिए लीनियर और नॉन लीनियर को भी 2 भागों में बांटा गया था, स्ट्रेचिंग बैंड, स्ट्रेचिंग बैंड। तो स्ट्रेचिंग दोनों के लिए समान होगी, n-1 n-1। बैंड का मान क्या हो जाएगा, लीनियर के लिए 2n-4 और इसमें कितना हो जाएगा 2n-5। ये बात होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो परीक्षा में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उसके बारे में बता देता हूं आपको। देखो परीक्षा में या तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उनके क्लासिफिकेशन को समझाइए, ये बात पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन आपको, कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दे और फिर आपको उसमें से पूछे कि इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान बताते हुए इसमें किसकी गणना करनी है आपको, रोटेशनल जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान ज्ञात करना है कि भाई इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है।